ठीक है, तो क्योंकि हम मूविंग ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो आपकी कार सड़क के ऊपर है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सड़क के ऊपर वो खड़ी है या चल रही है, वो अभी बात कर रहे हैं उसके बारे में। सपोज आप इस कार की साइड में खड़े होकर, एक बहुत अच्छा कैमरा आपके पास, कुछ भी इमेजिन कर लो, एप्पल आईफोन जो भी 11 वट जो भी आपको अच्छा लगता है, एक्स एक्सएस जो भी, मतलब बहुत अच्छा कैमरा है आपके पास, और उससे आप इस कार की पिक्चर लेते हो, और पिक्चर के अंदर टाइम आ जाता है। मान लो आपने 5:30 5:30 और 20 सेकंड के ऊपर, ठीक है, कार की फोटो ली, वो आपके कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब ये एक इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट के ऊपर आपने कार की फोटो ली। ठीक है, अब मान लो आपको फोटो में दिखता है, ये फोटो है, ठीक है, ये पिक्चर है जो आप शेयर कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पे कार में, आपको लगता है कि एक पर्सन ड्राइवर की सीट पर स्टेयरिंग पकड़ के आपको बैठा हुआ दिखता है। अब ये पिक्चर आपने मुझे भेज दी व्हाट्सएप से। अब मैं क्या इस पिक्चर को देखकर ये बता सकता हूँ कि कार मूव कर रही है या रेस्ट के ऊपर है? हो सकता है, मान लो कैमरा बहुत अच्छा है, हो सकता है, और आपने फोटो भी बहुत अच्छे टेक्निक से ली है, हो सकता है कि कार बहुत फास्ट जा रही हो, तो भी ऐसी पिक्चर आएगी। हो सकता है कार रुक बहुत स्लो चल रही हो, है ना, ये पर्सन रास्ता देख रहा है आसपास। हो सकता है कार रुकी हो। ठीक है, तो इस टाइम के ऊपर कार क्या कर रही है, वो इस फोटो को देख के नहीं पता चल सकता। एग्रीड? यू कैन नॉट सी द फोटोग्राफ and tell whether at this instant the car is moving and moving how fast, कितनी तेज वो चल रही है इस टाइम के ऊपर, या वो खड़ी है रेस्ट पर ही है। कैसे पता चलेगा कि इस टाइम के ऊपर कार मूव कर रही है तो कितनी फास्ट, और अगर वो रेस्ट के ऊपर है तो उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए। तो मान लो आपके पास बहुत अच्छा फोटोग्राफ लेने के लिए कैमरा है, और कैमरे में आपको कार का स्पीडोमीटर दिख जाता है। स्पीडोमीटर होता है कार में, सबको पता है, स्पीड रीड करता है वो, है ना। जैसे अगर हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, वो क्या रीड करती है, वो हमारा मास रीड करती है। मास, मेरा वेट, जिसको हम वेट बोल देते हैं, बोलना चाहिए मास। वेइंग मशीन रीड्स मास। ठीक है, 70 kg, सपोज 70 kg आता है हमारा मास इसमें। ठीक है जी, ठीक है, तो स्पीडोमीटर ऐसी क्या रीड करता है, स्पीडोमीटर रीड्स स्पीड। अंडरस्टूड? अब जो आपके पास फोटोग्राफ आती है, हम उसको जूम करके देखते हैं। जूम करके हमें उसमें अगर लिखा मिले 120 km/h, तो हम क्या कहेंगे, कार फास्ट जा रही है स्लो? ठीक है, ये समझना जरूरी है कि ये क्या चीज है। ये इस टाइम की स्पीड है कार की। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद कार की स्पीड काफी कम भी हो सकती है। मान लो भीड़ भाड़ वाली जगह आ गई, ट्रैफिक है, थोड़ी देर के बाद स्पीड कम हो जाएगी। तो 120
किलोमीटर पर आवर क्या है? वो इस इंस्टेंट की स्पीड है कार की, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब उस क्षण, उस टाइम के ऊपर, उस मोमेंट के ऊपर, उस इंस्टेंट के ऊपर कार कितनी फास्ट जा रही थी। ठीक है जी। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड एट 5:30 20 seconds इज इक्वल टू 120 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एवरेज स्पीड से अलग चीज है। समझ में आ गया आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, कि इंस्टेंटेनियस यस। स्पीड क्या होती है? इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरेज स्पीड। इट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम एवरेज स्पीड। अंडरस्टूड? ओके, तो आगे चलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड से, अब जैसे अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हो जाता हूँ, अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा होता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि मेरा मास कितना है, व्हाट इज माई मास। ठीक है, वैसे ही कार की स्पीड से हमें क्या पता चलता है? कार की स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड से हमें क्या पता चल रहा है? कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड से हमें पता चल रहा है कि वो उस मोमेंट पर कितनी फास्ट चल रही थी, हाउ फास्ट द कार वाज गोइंग एट दैट टाइम। थोड़ी देर के बारे में नहीं पता चलता क्या होगा, ना ही हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि पहले क्या था। उस टाइम की स्पीड है, हाउ फास्ट एट दैट मोमेंट, हाउ फास्ट एट दैट मोमेंट। So what does instantaneous speed tell us? Instantaneous speed of an object tells us how fast the object moves at that instant. कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है। अब मान लो आपकी कार में, कार की फोटोग्राफ में इसी टाइम, किस टाइम, कौन सा टाइम लिखा था हमने? हमने लिखा था 5:30 20 जो भी। मान लो इस टाइम पे जो फोटोग्राफ हमने ली कार की, उसमें स्पीडोमीटर को हमने जूम करके देखा और स्पीड आती है 0। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? दैट कार इज एट रेस्ट एट दैट टाइम। क्या कहेंगे? कि इस मोमेंट पे कार रेस्ट पर है। थोड़ी देर पहले हो सकता है मूव कर रही हो, थोड़ी देर बाद भी हो सकता है वो चलने लग जाएगी, पर इस इंस्टेंट पर उसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो 0 है। ठीक है, तो कार इज एट रेस्ट। देखो, एक होता है परमानेंट रेस्ट, उसमें क्या है, मान लो ये कार 15 मिनट के लिए खड़ी रही, ट्रैफिक जैम है या रेड लाइट है। ठीक है, 15 मिनट खड़ी रही, तो हम ये कहेंगे कि उस 15 मिनट में ये इस 15 मिनट में ये परमानेंट रेस्ट पे थी। उस 15 मिनट तक ये परमानेंट रेस्ट के ऊपर बनी हुई थी। हम ये कहेंगे इट वॉज एट परमानेंट, it was at instantaneous rest. We will say that it was at instantaneous rest. ओके, चलो आगे चलते हैं। अगर कार 15 मिनट के लिए रुकी हुई है ना, तो वो परमानेंट रेस्ट है। परमानेंट मतलब 15 मिनट तक लगातार रेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बताऊंगा। एक रेस्ट दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं
इंस्टेंटेनियस रेस्ट. व्हाट डज रेस्ट मीन? आराम. रेस्ट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 0. ऐसे लिखते हैं बेटा. एस ब्रैकेट टी का मतलब क्या है? स्पीड एट टाइम टी. उसके पहले क्या आया था? एवरेज स्पीड. उसके भी पहले क्या आया था? एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, हो गया. इंस्टेंटेनियस रेस्ट और परमानेंट रेस्ट, दो टाइप्स का रेस्ट होता है. आगे जाके पता चलेगा आपको और भी. ठीक है, चलो. अब एक और चीज बची है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. उसको समझने के लिए ये कार का जो स्पीडोमीटर हम मैग्नीफाई करके जूम करके देखते हैं, तो मान लो मुझे इस टाइम की स्पीड, किस टाइम की, यही टाइम हम पकड़ के बैठे ना, इस टाइम की स्पीड नजर आती है स्पीडोमीटर में इतनी, 10 किलोमीटर पर आवर. अब 10 किलोमीटर पर आवर काफी कम स्पीड है. काफी कम स्पीड है ये. मैं आपको बता दूं कितनी कम है. साइकिल भी इससे फास्ट चला लोगे आप बड़े आराम से. ठीक है ना. तो कार की स्पीड मान लो है 10. इस टाइम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है. इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार एट दिस टाइम इज 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो क्या हम, तो हमें पता तो चल गया कि ज्यादा तेज तो गाड़ी चल नहीं रही है, लेकिन क्या इस स्पीड को देख के हम ये बता सकते हैं कि गाड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव में? कई सारे लोग कहेंगे कि ड्राइवर का मुंह इस तरफ है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, पर हो सकता है गाड़ी बैक कर रही हो. ठीक है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू को देखकर आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाउ फास्ट द कार इज मूविंग, पर क्या पता नहीं चलेगा? इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग, ये हमें नहीं पता चलेगा. ठीक है जी. तो डायरेक्शन का कैसे बताएंगे? हाउ विल वी टेल द डायरेक्शन? डायरेक्शन का बताने के लिए हमें एक नई क्वांटिटी बनानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ रहे हैं. स्ट्रेट लाइन मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना काफी इजी होता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में केवल दो ही डायरेक्शंस हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. बाद में हम दूसरा मोशन पढ़ेंगे, तब दो से ज्यादा डायरेक्शन आएंगी. उसके बाद थोड़ा मुश्किल आएगी, पर उसको भी करेंगे. उसके लिए हमें वेक्टर्स पढ़ना पड़ता है पहले. ठीक है. स्ट्रेट लाइन में आसान है. तो अब क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको बताया इस कार की डायरेक्शन, इस कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें स्पीड से पता नहीं चलती. इस कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें स्पीड से पता नहीं चलती. क्या पता चलता है? कितनी तेज कार जा रही है, बस. तो कार की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको बताने के लिए एक नई चीज है वेलोसिटी. कैसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी? तो मान लो इस टाइम के ऊपर, जिस टाइम की ये स्पीड है, कार बैक कर रही है, कार इज बैकिंग अप, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी?
नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसी टाइम की वेलोसिटी, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, वो कैसे फाइंड होगी? जो इस टाइम की स्पीड है, ठीक है, उसके साथ माइनस साइन लगा दो। माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार एट दैट टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल गई आपको क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक तो ये वैल्यू होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और एक ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट हैज बोथ थिंग्स। ठीक है, अब क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कार के ऊपर इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ड्रॉ करके कैसे दिखाते हैं? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को तो हम एरो से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या आप एरो से दिखा सकते हो? दिखा सकते हैं। ऐसे दिखाना है, पहले स्केल चूज करो। मान लो 5 किलोमीटर पर आवर को हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, तो ये कितने सेंटीमीटर से दिखेगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे? ये तो 2 सेंटीमीटर हो गई, तो हम कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का 10 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन नेगेटिव। तो कार के ऊपर ही लगा दो इसको, कार के ऊपर चिपका दिया आपने इस वेक्टर को। कार के ऊपर चिपकाने से क्या हुआ? ये कार की इस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सबको पता चला बेटा क्या चीज होती है? अब लेक्चर में आपने देखा होगा, देख लिया ना सबने, यूनिफॉर्म मोशन। सबको पता चल गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में कार की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कार ही हो, पी इज एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट ले लो। थोड़ी देर के बाद मान लो ये इधर आ जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 सेकंड पे था, यहाँ पे जब घड़ी में 7 सेकंड हुए तो ये यहाँ आ गया, और फिर थोड़ी देर बाद 10 सेकंड पे मान लो यहाँ पर आ गया, 12 सेकंड जब घड़ी में टाइम हुआ तो ये यहाँ पर आ गया। इसके ऊपर भी वेलोसिटी लगा दें कार की, तो इस टाइम की वेलोसिटी और इस टाइम की वेलोसिटी और इस टाइम की वेलोसिटी, मान लो हर टाइम की वेलोसिटी सेम है। मान लो ये यहाँ भी 5 मीटर्स पर सेकंड है, ये वाली, और ये भी 5 मीटर्स पर सेकंड है। मतलब ये है, जब p मूव कर रहा है तो हर इंस्टेंट की जो वेलोसिटी है वो सेम है। देन सच अ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज जरूर ध्यान रहे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते समय ये बिल्कुल नहीं बोलना कि यूनिफॉर्म मोशन
is a motion in which speed is constant. हालांकि स्पीड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है यूनिफॉर्म मोशन की। क्या बोलना है? यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी भी हो, 5 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, पर वो चेंज नहीं करनी चाहिए। टाइम चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज यदि नहीं करती तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन। We don't define uniform motion as the motion in which instantaneous speed is constant. क्यों? क्योंकि मान लो कोई चीज़ जब यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, या कोई चीज़ जब चल रही है मान लो, तो अगर उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कभी धीरे जा रही है कभी फास्ट, लेकिन कभी वो इस तरफ जा रही है, कभी वो उस तरफ जा रही है, कभी वो इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी बिल्कुल ही ऐसे। तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रही है। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए, डायरेक्शन शुड नॉट चेंज, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड? तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे पाथ पे होगा? ट्रेजेक्ट्री कैसी आएगी यूनिफॉर्म मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है, मतलब उसका जो पाथ है, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है। इट कैन ओनली बी अ स्ट्रेट लाइन, not any other path. It cannot be any other path. It has to be a straight line. समझ में आएगा बेटा यूनिफॉर्म मोशन? तो अगर कोई चीज ऐसे चल रही है तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी? बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है, पर पहले वो गई ऐसे, फिर रुक के फिर गई ऐसे, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी? ये भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक डायरेक्शन में, जिसमें वो चल रहा है उसी में चलता रहेगा, उसी में। और क्या चाहिए? एक डायरेक्शन में चलने के अलावा और क्या चाहिए? कि उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर, हर टाइम के ऊपर, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम शुड बी सेम। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी शुड बी सेम। अब फिजिक्स समझने में ये सबसे पावरफुल आइडिया है यूनिफॉर्म मोशन, जबकि इतना सिंपल है लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ठीक है? अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन की मैथ्स समझ में आ गई तो फिजिक्स के काफी सारे चैप्टर की मैथ्स समझ में आ जाएगी। सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको, but it is a fact. In straight line motion, the path of the object is a straight line. We have studied many times. Object is being represented by a
पॉइंट, ठीक है। एंड if this object is doing uniform motion, if this object is doing uniform motion, then its velocity is constant. Let's say its velocity is equal to a number v. V could be 5, 10, but v कॉमा कांस्टेंट लिखने का मतलब है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रही, इट इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। तो फिजिक्स में बहुत बार आपने देखा होगा, बुक्स में भी, क्वेश्चन पेपर्स में भी ग्राफ्स बने होते हैं। तो एक ग्राफ जो हमें पढ़ना पड़ता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सुना है इसके बारे में आपने? पहले 9th में सुना होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आपको ये वर्ड मिले तो वेलोसिटी तो दो टाइप्स की होती है ना, इसमें हम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? इसमें हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लगानी। जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ वर्ड मिले लिखा हुआ, ये फ्रेज मिले लिखी हुई कहीं पर भी, तो वेलोसिटी के पहले अपने आप से क्या लगा देंगे? इंस्टेंटेनियस, ठीक है जी। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा? क्योंकि वेलोसिटी कितनी है, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब अप डाउन तो हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी जो भी है, 10 मीटर्स पर सेकंड या मान लो 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है मोशन की, फिर ग्राफ में यहां नहीं बनाएंगे, वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन is a motion in which the velocity at every instant of time keeps the same value। एक डेफिनेशन आ गई यूनिफॉर्म मोशन की। दूसरी डेफिनेशन क्या आई यूनिफॉर्म मोशन की? इट इज द काइंड ऑफ मोशन इन विच velocity टाइम ग्राफ इज, कई लोग कहेंगे अ स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी आ सकती है। अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन आए तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसकी? इस टाइम पर इतनी वेलोसिटी, इस टाइम के ऊपर कुछ और है, तो कांस्टेंट कहाँ हुई, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है जिसपे हमने टाइम को दिखाया है, ये टी को यहां लिख दो, ठीक है जी। आ गया समझ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, ओके। फिर से देखो इसको। अब देखना बेटा, ये आपको लेक्चर में भी बताया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको कह रहा हूं ना,
कि हमें अगर फिजिक्स का चैप्टर अच्छे से, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं, तो हमें यूनिफॉर्म मोशन की समझ में आनी चाहिए, और हमको इसकी मैथ्स भी समझ में आनी चाहिए। तो एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये आपका पॉइंट है, पी पॉइंट, और ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो दैट मीन्स ये किसी ना किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो अगर मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में बोल दूं कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो आप उसके बारे में अगली चीज जो मुझसे पूछोगे कि कितनी वेलोसिटी से, कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट के मोशन को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर एक ओरिजिन चूज करते हैं। देखना बेटा, एक एग्जांपल हम पहले कॉमन लाइफ से लेंगे, फिर फिजिक्स में जाएंगे। मान लो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ किसी स्कूल में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। ठीक है, आउट ऑफ 100 आपके फिजिक्स में आए 90 मार्क्स, केमिस्ट्री में आ गए 60, और मैथ्स में आ गए 100। ठीक है, सब में अलग अलग नंबर आ गए। तो इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 250 आ जाएगा टोटल मार्क्स। तो व्हाट इज योर एवरेज मार्क्स? व्हाट इज द एवरेज मार्क्स? एवरेज मार्क्स आएंगे 250 डिवाइड बाई 3, अप्रोक्सीमेटली 83.3। ठीक है, ये तो एवरेज निकालते हैं। ठीक है, सब में तो 83 नहीं आए, केमिस्ट्री में तो कम है, और मैथ्स में तो 83 से ज़्यादा है, पर 83.3 क्या है? वो एवरेज है। लेकिन मान लो आपके तीनों में मार्क्स ही 85 आए, तीनों सब्जेक्ट में आपके सेम मार्क्स आ गए, तीनों में एक जितना अच्छे हो आप, तो आपके एवरेज मार्क्स कितने आ जाएंगे? तो आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे 85 ही आएंगे। ठीक है, 85 प्लस 85 डिवाइड बाई 3, ऊपर क्या बना, 3 इंटू 85। समझ में आपको? तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इस ऑब्जर्वेशन की? ये जो अभी हमने एक चीज नोट की, ये हमारे लिए यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते समय कैसे यूजफुल है। ऐसे है बेटा, देखना, थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट तो आगे चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये मान लो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ पे ये t1 टाइम पे था, घड़ी में जब t1 इंस्टेंट दिख रहा था। यहाँ पे ये t2 टाइम पर है, यहाँ पे t3 टाइम पर है, यहाँ पे t4 टाइम पर है। तो अगर मैं कोई भी टाइम इंटरवल ले लूं, चाहे मैं ये ले लूं, ये टाइम इंटरवल कितना बड़ा है, t2 माइनस t1। ये टाइम इंटरवल कितना बड़ा है, t3 माइनस t2। और ये वाला टाइम इंटरवल कितना बड़ा है, t4 माइनस t1। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं किसी भी टाइम इंटरवल पे, एनी टाइम इंटरवल, तो एवरेज वेलोसिटी इतनी आएगी। क्यों? क्योंकि जब हर टाइम पर सेम वेलोसिटी है, तो एवरेज अलग कहां से आ जाएगी, एवरेज भी उतनी ही आएगी। ठीक है, यहां से यूनिफॉर्म मोशन की एक डेफिनेशन और बनती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट P ऐसे मूव करता है दैट उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी
ओवर एवरी पॉसिबल टाइम इंटरवल। मतलब चाहे टाइम इंटरवल हम कुछ भी ले लें, छोटा सा ले लो टाइम इंटरवल यहां से यहां तक का, या बड़ा ले लो, अगर हर पॉसिबल ओवर एवरी पॉसिबल टाइम इंटरवल अगर एवरेज वेलोसिटी सेम आ रही है, तो ये कब हो सकता है? ऐसा होगा कब? हर पॉसिबल टाइम इंटरवल पर एवरेज वेलोसिटी सेम कब आएगी? एवरी पॉसिबल टाइम इंटरवल पर एवरेज वेलोसिटी सेम कब आएगी? जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। ठीक है, जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। एक मिनट होल्ड कर। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको यूनिफॉर्म मोशन? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वह मोशन है जिसमें एवरेज वेलोसिटी कोई भी टाइम इंटरवल पे अगर हम निकालें, अगर एवरेज वेलोसिटी हर टाइम इंटरवल पर सेम ही आ रही है, तब हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आएगा? आ गया होगा समझ में? ठीक है, तो अब एक चीज आपको यूनिफॉर्म मोशन से थोड़ा हट के बताएंगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को यूनिफॉर्म मोशन ही नहीं पता होता, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही नहीं पता चलता, पूरा साल ही नहीं पता चलती, उन्हीं को फिजिक्स समझ में नहीं आती। जिनको ये चीज समझ में आ जाएंगी उनको बाकी चीज भी आ जाएंगी। थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना पड़ेंगे। इस वेडनेसडे तक आपको मोशन वाला चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है और क्या मीनिंग है अपने तरीके से। मैथमेटिकल टूल्स काफ़ी सारे हैं, उसमें से एक सिंपल बात अभी बता रहा हूँ 5 मिनट्स में, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सब कुछ लाइव क्लास से ही चलना है बेटा। ठीक है, वीडियोस नहीं देखोगे तो लाइव क्लास भी समझ में नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना, वीडियो ज़रूर देखते रहना। पहला मैथमेटिकल टूल है स्ट्रेट लाइंस के बारे में। अब ये इजी है तो हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। क्लास 10th में आपने सीखा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? मतलब अगर हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया, इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं? इनफाइनाइट बन सकती है। इनफाइनाइट तो नहीं बनानी, कोई भी एक बना लो। मान लो मैंने ये बना दी, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस टाइप की आएगी। 9th में भी कराते हैं ये, दिस थिंग इज taught in class 9th also. Every straight line has an equation of this type. हर स्ट्रेट लाइन की इस टाइप की इक्वेशन आती है, मानते हो ये तो? ठीक है, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए ए बी सी कुछ वैल्यूज रखेंगे। जैसे हो सकता है इसके लिए ए 2 हो और बी -3 हो और सी 9 हो, वैसे ही ले रहा हूं कोई भी वैल्यूज। ठीक है, ये तो सबको मालूम है इतना तो। इसको हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन का नाम है, इसको हम बोलते हैं इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स या टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन is an equation in two unknowns or two variables.
समझ में आया? तो स्ट्रेट लाइन की हमको यूनिफॉर्म मोशन छोड़कर ये पढ़ना पड़ रहा है पहले, तो इम्पोर्टेंट होगा आगे जो पढ़ना है उसके लिए। बेटा हर स्ट्रेट लाइन के साथ लिंक, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि एलिमेंट्स होते हैं, और आपको बताया है कि हर एलिमेंट का कुछ एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास भी होता है, ठीक है, एम ले लो। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हर बच्चे का कुछ रोल नंबर है। स्कूल में और भी सारे बच्चे हैं, हर बच्चे का कुछ एडमिशन नंबर होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लूं, तो उस स्ट्रेट लाइन का कुछ स्लोप होता है। एवरी स्ट्रेट लाइन हैज अ स्लोप। हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? कैसे निकालते हैं? तो मेरी दूसरी क्लास भी शुरू होगी, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, वो वीडियो आपने देखना है। उस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग स्लोप निकालना सीख जाओगे स्ट्रेट लाइन का, ये पक्का है, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं लाइव क्लास में बताऊंगा, पर ये इजी है, आप खुद करने की कोशिश करो, लेक्चर को पॉज करके और कॉपी में काम करके निकाल लेना। अगर आप मूवी की तरह से देखोगे, मूवी में कभी नोट्स बनाते हैं? नहीं ना, तो मूवी मूवी है, ठीक है। चलो आज इतना बहुत है, बस 5 क्लास में आप दूसरों के साथ आ जाओगे, और अगले मंडे से दूसरे बैच में भी आप क्लास लगा सकते हो। अभी 2-3 दिन ही एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, ठीक है। फ्राइडे तक सारा कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी तो एंड करते हैं, दूसरी क्लास आज नहीं लगानी है आपको, ठीक है, अगले मंडे से लगा देंगे।